हेलो लर्नर्स, आप सभी का वेलकम हमारे चैनल नेट डेज़लर्स के ऊपर। आज हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड का पार्ट 4 है, जिसके अंदर हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल की वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। राइट, चलिए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द सेट विच हैज नेगेटिव इम्प्लीकेशन फॉर द रिसर्च एथिक्स। इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रिसर्च एथिक्स में से ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो जिसका नेगेटिव इंपैक्ट है इन स्टेटमेंट्स में। राइट, जहां पे रिसर्च एथिक्स हमारे फेल हो जाते हैं, उन स्टेटमेंट्स को हमने यहाँ पे देखना है। पहली स्टेटमेंट क्या है? ए रिसर्चर क्रिटिकली लुक्स एट द फाइंडिंग ऑफ अनदर रिसर्च। मतलब कि आप एक दूसरे रिसर्च की फाइंडिंग्स को अच्छे से देख रहे हो, उनके कंक्लूजन को देख रहे हो। क्या ये एथिकल है या अनएथिकल है? ये तो बिल्कुल एथिकल है, बिकॉज आप किसी की रिसर्च की फाइंडिंग को देख रहे हो ताकि आपको उसमें से समझ आ सके और आप उस के कंक्लूजन को अपनी रिसर्च के लिए बेस भी बना सकते हो और अपनी रिसर्च स्टडी के लिए इंट्रोडक्शन का पार्ट भी बना सकते हो। तो ये बिल्कुल एथिकल प्रैक्टिस है। सेकंड क्या है? रिलेटेड स्टडीज आर साइटेड विदाउट प्रॉपर रेफरेंस। देखिए, यहाँ पे साइटेड का मतलब क्या होता है कि अगर आपको किसी के रिसर्च पेपर का, किसी की रिसर्च स्टडी का कोई आर्टिकल यूज करना है अपने काम के लिए, तो आपको उसका प्रॉपर नेम देना पड़ेगा अपने रेफरेंसेस के अंदर और अपनी बिब्लियोग्राफी के अंदर। अगर आप उसको साइट नहीं करते हो, जिस प्रोसेस को कहते हैं साइटेशन, अगर आप उसको साइट नहीं करते हो तो ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। राइट, मतलब कि आपने उसका काम चुरा लिया है। राइट, तो यहाँ पे क्या बोला है? रिसर्च स्टडीज आर साइटेड। हमने उसको यूज तो कर लिया बट उसकी रेफरेंस नहीं दी, तो ये बिल्कुल अनएथिकल प्रैक्टिस है। तो सेकंड ऑप्शन है हमारा। देन क्या है? रिसर्च फाइंडिंग्स आर मेड द बेसिस फॉर पॉलिसी मेकिंग। बिल्कुल, बिकॉज किसी एक रिसर्च से की फाइंडिंग से हमें पता चलेगा कि हमें पॉलिसी बनानी चाहिए कि नहीं। अगर मान लीजिए एक अच्छे रिसर्चर ने हमारे इंडिया के अंदर रिसर्च किया कि कौन कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीबी रेखा से नीचे आती है, अगर हमें पता होगा तभी हमारी सरकार मनरेगा जैसी स्कीम, कितनी सारी स्कीम लेके आएगी ताकि गरीबों के अकाउंट के अंदर सीधा पैसा जा सके और वो उसका लाभ उठा सके। राइट, तो बिल्कुल सी हमारा एथिकल प्रैक्टिस है, बी हमारी अनएथिकल प्रैक्टिस है। देन क्या है? कंडक्ट ऑफ अ प्रैक्टिशनर इज स्क्रीन्ड इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टर रिसर्च एविडेंस। इसका मतलब क्या है कि जिस पर्सन ने रिसर्च को परफॉर्म किया है, अगर उसके रिसर्च एविडेंस अच्छे नहीं आए तो स्क्रीन का मतलब उसके साथ वैसा बिहेव करेंगे। अगर उसके एविडेंस खराब आए तो उसके साथ उसको उस नजर से देखा जाएगा, अगर उसके एविडेंस अच्छे आए तो उसको अच्छी नजर से देखा जाएगा। क्या ये एथिकल प्रैक्टिस है या अनएथिकल? बिल्कुल अनएथिकल प्रैक्टिस है, बिकॉज इस तरीके से नहीं देखा जा सकता कि अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसके साथ बुरा बर्ताव करो, अगर किसी ने अच्छा परफॉर्म किया तो उसके साथ अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल अनएथिकल प्रैक्टिस है। देन क्या है? रिसर्च स्टडीज रेप्लिकेटेड विद द व्यू टू वेरीफाई द एविडेंस फ्रॉम द अदर रिसर्चेस। मतलब कि अगर एक पर्सन ने रिसर्च को परफॉर्म किया, आप वैसी सेम स्टडी को दोबारा परफॉर्म करे हो किसी और रिसर्चर के साथ, तो क्या ये बिल्कुल सही है? हाँ जी, बिल्कुल सही है, क्योंकि आप देखना चाहते हो कि जो रिसर्च स्टडी की फाइंडिंग्स आई, क्या मेरे करने से वैसी फाइंडिंग आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये बिल्कुल एथिकल प्रैक्टिस है। राइट, देन क्या है? बोथ पॉलिसी मेकिंग एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटिंग प्रोसेस आर रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ प्रिलिमिनरी स्टडीज। मतलब कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पॉलिसीज बनती हैं और जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं, बस पहले स्टेप को पढ़ने के बाद, पहली स्टडी करने के बाद ही अप्लाई हो जाती है, ऐसा नहीं है। बिकॉज एक पॉलिसी जब भी बनती है वो बहुत सारे स्टेप से होके जाती है, प्रिलिमिनरी स्टडी नहीं होती, बहुत सारे स्टेप से उसको जाना पड़ता है, उसका इम्पैक्ट चेक किया जा सकता है, उसके कंसिक्वेंसेस देखे जाते हैं, उसका लॉस देखा जाता है, उसके प्रॉफिट देखे जाते हैं, तब जाके हमारी पॉलिसी बनती है, फिर जाके उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ये बिल्कुल अनएथिकल प्रैक्टिस है। राइट, अब देखिए हमारे पास ऑप्शन कौन से हैं जो रिसर्च एथिक्स के हिसाब से नेगेटिव है। सेकंड है हमारा, फोर्थ है और सिक्स्थ है। राइट, तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? थर्ड। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन को देख के मत घबराइएगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, ये बिल्कुल एक सिंपल सा क्वेश्चन है, उसके लिए मैंने आपको हाईलाइट भी कर दिया क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन क्या है, इससे पहले आपको हाइपोथेसिस, हमें पता है कि हाइपोथेसिस क्या होता है, एक अजम्पशन होती है, प्री सपोजिशन होती है। अब हाइपोथेसिस दो टाइप का होता है, एक नल और एक अल्टरनेट। नल मतलब कि जो हमने अप्लाई किया है उसके अप्लाई करने से कोई भी फर्क नहीं आया, जिसको बोला जाता है देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स। देन क्या है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस, देयर इज ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू ग्रुप्स। मतलब कि क्लास के अंदर अगर हमने प्रोजेक्टर लगाया तो हमारे क्लास के
रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, तो इसका मतलब वैसे के वैसे रहे हैं, तो वो नल हाइपोथेसिस है। अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है कि क्लास के अंदर प्रोजेक्टर लगाने से रिजल्ट्स अच्छे आ गए, मतलब रिजल्ट्स चेंज हो गए, तो इसका मतलब क्या, वो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है। अब क्वेश्चन क्या है कि हमने बच्चों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया कि उनको जितने स्कूल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं उसके कारण उनका स्ट्रेस बढ़ता है कि घटता है। तो नल हाइपोथेसिस क्या लिया, चाइल्ड की प्रैक्टिस करने से उनका स्ट्रेस बढ़ता है, राइट। तो अब उन्होंने क्या बनाया, टेस्ट करने के बाद एविडेंस क्या मिला हमें, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट हो गया। तो नल हाइपोथेसिस जब रिजेक्ट हो जाता है तो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, हाँ जी, एक्सेप्ट किया जाता है। और अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ होगा, राइट। तो नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिसर्च हाइपोथेसिस बोला जाता है, और यहाँ पे क्या बोला है, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया गया है, तो इसका मतलब हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस मींस रिसर्च हाइपोथेसिस को क्या करेंगे हम यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, राइट। सी ऑप्शन नहीं हो सकता, बिकॉज ऐसा कभी नहीं होगा कि रिसर्च हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों एक टाइम पे एक्सेप्ट हो, जहां तो एक रिजेक्ट होगा और दूसरा क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। एक एक्सेप्ट होगा तो दूसरा रिजेक्ट होना ही होना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा थर्ड। A researcher intends to explore the effect of possible factors for the organization of effective midday meal intervention. Which research method will be most appropriate for this study? देखिए, डिस्क्रिप्टिव सर्वे मेथड हमारे एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड कोजल रिसर्च होती है हमारी। ये हमारे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट है। देन आ जाता है एक्सपेरिमेंटल मेथड, इसको हम क्या कहते होते हैं, कॉजल रिसर्च भी कह देते हैं और साइंटिफिक रिसर्च भी कह देते हैं, राइट। हिस्टोरिकल मेथड क्या होता है, जिसमें पास्ट इवेंट को सर्च करते हैं, और एक्सपोज फैक्टर को हम पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखिए, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि दो टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं। सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम क्या होता है, कॉज, और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब इफेक्ट। मान लीजिए अगर हमारे कंपनी ने कॉज ढूंढा, क्या ढूंढा कि अगर हम अपनी एड को ज्यादा करते हैं तो डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब हमारी सेल्स, कंपनीज की सेल बढ़ती है, तो इफेक्ट किसके ऊपर बढ़ा, कंपनी ने जितनी ज्यादा एड दी उतनी ज्यादा इफेक्ट किसके ऊपर बढ़ा, कंपनीज की सेल के ऊपर। टीचर के अच्छा पढ़ाने से स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम अच्छी आई, तो कॉज क्या था, टीचर, और इफेक्ट क्या था, स्टूडेंट की लर्निंग आउटकम। मेडिसिन देने से पेशेंट का क्या और अच्छा हुआ, कॉज क्या था, मेडिसिन, और इफेक्ट क्या था हमारा, उसकी डिजीज का रेट अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, राइट। और देखिए देन क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ हमारा, जिसको हम कॉज भी कह देते हैं, टीचर एंड मेडिसिन। अब यहाँ पे देखिए एक्सपोज फैक्टर का मतलब क्या होता है कि इंडिपेंडेंट फैक्टर ने अपना कॉज कर दिया है, हमने ये देखना है कि जो इफेक्ट आया है उसके पीछे कौन कारण था जिसके कारण ये इफेक्ट हमारे ऊपर प्रोड्यूस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जुकाम हुआ तो ये इफेक्ट है, किस चीज का इफेक्ट है, आपने सर्दी के अंदर ठंडी चीज को खा लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने आइसक्रीम को खाया, तो वो क्या था, कॉज। इफेक्ट क्या हुआ, आपको जुकाम लग गया। तो हम जुकाम से ये देखना चाहते हैं कि आपने स्टडी क्या किया, आपने आइसक्रीम तो को आप चेंज तो नहीं कर सकते, बट आप क्या देख रहे हो कि आपका जो इफेक्ट आया उसके पीछे का रीजन क्या था, उसको बोला जाता है एक्सपोज फैक्टर रिसर्च। मतलब कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट मतलब चेंज नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी क्या होगा, इट हैज ऑलरेडी अकर, मतलब आपने आइसक्रीम ऑलरेडी खा ली है, आपको जुकाम हुआ है, हम जुकाम की वजह से देख रहे हैं कि जुकाम का कारण क्या था, राइट, वो होता है एक्सपोज फैक्टर रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है, क्वालिटेटिव होती है, हम ये देखना चाहते हैं जैसे हमारी इंडिया में हड़प्पा सभ्यता आपने देखा है, अजंता लोरा की गुफाएं हैं, उनके पीछे आप देख रहे हो कि आदिवासियों ने जो चीजें बनाई उनके पीछे उनका रीजन क्या था, उनको हम इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों हुई, उस टाइम पे इफेक्ट क्या था जिसके कारण ये चीजें हुई, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इफेक्टिव मिड डे इंटरवेंशन। अब यहाँ पे इफेक्ट ऑफ पॉसिबल फैक्टर मतलब कि जो फैक्टर से उसका इफेक्ट देख रहे हैं कि मिड डे मील के क्या इफेक्ट आए होंगे, मतलब मिड डे मील तो शुरू हो चुकी है, उसके इफेक्ट को चेक करने के लिए हम कौन सी रिसर्च को परफॉर्म करेंगे, एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, राइट। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा मैथ्स का कॉलम, इसमें से हमें मैथ्स की कॉलम हमने सभी डिस्कस कर लिए हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, कॉज रिसर्च भी बोल दिया जाता है और साइंटिफिक रिसर्च भी बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट दोनों को चेक करते हैं कि कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है, कॉज की कितना बढ़ाने से इफेक्ट कितना कम हो रहा है या कितना बढ़ रहा है, हम दोनों को स्टडी करते हैं। और एक्सपोज फैक्टर में किसको स्टडी करते हैं, सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट को स्टडी करते हैं, इफेक्ट को स्टडी करके ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कॉज क्या रहा होगा, राइट। और हिस्टोरिकल मेथड में क्या है कि हम पास्ट में जितनी चीजें भी हो चुकी हैं उनको देखते हैं कि उनके पीछे क्या रीजन थे, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और उनको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं।
और एथनोग्राफी क्या होता है, किसी के कल्चर की स्टडी करना, कि लोग कैसे रहते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल मनाते हैं, कौन कौन सी सोशल बिलोंगिंग्स में जाते हैं, राइट, वो होता है एथनोग्राफी। अब एक्सपेरिमेंटल पूछा जा रहा है, तो एक्सपेरिमेंटल का मतलब कॉज एंड इफेक्ट, इस्टेब्लिशिंग कॉज एंड इफेक्ट थ्रू कंट्रोल, इसका फोर्थ ऑप्शन हो गया। देन है एक्सपोज फैक्टो, इसमें क्या है, हमने देखना है कि प्रोबिंग इनटू कॉजल फैक्टर फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट। प्रोबिंग का मतलब होता है अंदर जाना, हमने और ज्यादा अंदर जाके देखना कि उसका रीजन क्या रहा होगा। और यहाँ पे क्या लिखा है, फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड इफेक्ट, जिसमें हमने डिस्कस क्या किया, आपको जुकाम हुआ, वो था आपके ऊपर इफेक्ट, इसका कॉजल ढूंढना, प्रोबिंग मतलब उसके ढूंढने के लिए हम अंदर तक जा रहे हैं, उस सिस्टम के अंदर जा रहे हैं, उस कंसेप्ट के अंदर जा रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका कारण क्या रहा होगा जो इफेक्ट आपके बॉडी के ऊपर आया है, राइट, वो होता है एक्सपोज फैक्टर। देन हिस्टोरिकल मेथड, इसमें क्या है, इस्टेब्लिशिंग द पैटर्न ऑफ इवेंट विच हैव हैपेंड, मतलब ऑलरेडी हो चुके हैं, हम उनके ऊपर पैटर्न बना रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट। देन है हमारे पास एथनोग्राफी, एथनोग्राफी में हम क्या करते हैं, स्टडिंग शेयर्ड बिहेवियर पैटर्न, मतलब कि लोग आपस में रहते हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसा उनका लाइफस्टाइल है, राइट। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हमारा, बी इज द राइट आंसर। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ मेथोलॉजी ऑफ रिसर्च इज रिक्वायर्ड। देखिए रिसर्च मेथोलॉजी हमारा किसका पार्ट होता है, हमारे रिसर्च पेपर, थीसिस और डेजर्टेशन, राइट। सिंपोजियम वर्कशॉप में तो सिर्फ टॉपिक डिस्कस होते हैं और टॉपिक्स के ऊपर डिबेट की जाती है, उसके ऊपर आर्गुमेंट्स होते हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। चलिए सिक्स क्वेश्चन, रिसर्च एथिक्स हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन मोर ऑफन विद विच स्टेजेस ऑफ रिसर्च। देखिए एथिक्स का हमारा किसके साथ लेना देना है। अब देखिए आप खुद सोचिए, अगर आप एक टाइम पे अगर आप अच्छा पढ़ाई करके जाएंगे तो उसका सीधा इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, आपके रिजल्ट्स के ऊपर। अगर आपके एथिक्स क्या है, फेल हो गए, आपने पढ़ाई नहीं की, तो उसका सीधा इम्पैक्ट फिर क्या पड़ेगा, रिजल्ट्स के ऊपर, कि वहां पे भी आप जाके फेल हो जाएंगे। तो आप खुद सोचिए, आपने पूरी की पूरी रिसर्च स्टडी के अंदर अगर एथिकल प्रैक्टिस की है तो आपके रिजल्ट्स भी क्या होंगे, अच्छे आएंगे। तो ऑब्वियसली बात है, हमारा पूरा का पूरा रिसर्च एथिक्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारी फाइंडिंग के ऊपर, जो हम प्रॉब्लम को बनाते हैं, और रिपोर्टिंग ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग, सीधा का सीधा कनेक्शन किसके साथ, हमारा रिसर्च फाइंडिंग के साथ। अच्छा ठीक है, चल आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रिटिकल फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। देखिए नॉट वाला क्वेश्चन है, नॉट वाले क्वेश्चन को हमेशा कैसे करना है, तीन ऑप्शन को देख लीजिए वो कौन से करेक्ट है, फोर्थ अपने आप आपको मिल जाएगा, राइट। अब क्वालिटेटिव रिसर्च क्या होते हैं, जिसमें हम सोशल फिनोमिना को देखने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे अक्कर हो रहे हैं, और हम सेटिंग को कभी भी चेंज नहीं करते, जैसी की जैसी सेटिंग है उसमें से खुद जाके देखते हैं कि उसके पीछे का रीजन क्या रहा होगा, राइट। देन क्या है, फर्स्ट क्या है, एक्चुअल सेटिंग्स आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ डाटा, बिल्कुल सही है। क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम एक कम्युनिटी को स्टडी करने जा रहे हैं जो मान लीजिए इंडिया के बाहर रहती है, मान लीजिए अंडमान निकोबार में रहती है, ऐसे आदिवासियों को हम स्टडी करने के लिए उनकी एक्चुअल सेटिंग में जाके उनको स्टडी करें, तो बिल्कुल एक्चुअल सेटिंग है। डेटा टेक्स द फॉर्म ऑफ वर्ड्स एंड पिक्चर, वर्ड्स का मतलब फॉर एग्जांपल वो कौन सी भाषा बोलते हैं, उनके वर्ड्स को हम लिखेंगे, उनके पिक्चर्स को बनाने की कोशिश करेंगे, वो किस तरीके से रहते हैं, तो बिल्कुल सही है। देन क्या है, सीकिंग टू एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग द मेजर सोशल फैक्ट्स। देखिए रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक्स के कुछ करने से वाई के ऊपर इम्पैक्ट आए, हम सोशल क्वालिटेटिव रिसर्च में ऐसा बिल्कुल नहीं करते, वो करते हैं हम अपनी क्वांटिटेटिव रिसर्च में, ठीक है। बिकॉज डाटा यहाँ पे मीट्रिक नहीं होता, डाटा यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते, हम सिर्फ और सिर्फ चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, हम कोई रिलेशनशिप नहीं बनाते, हम उस चीज के पीछे का सिर्फ कारण ढूंढ रहे हैं कि लोग किस तरीके से रहते हैं, और वहां पे आप रिलेशनशिप नहीं ढूंढ रहे हो। आपको खाना पनीर अच्छा लगता है तो इसका मतलब वहां पे कोई रिलेशनशिप नहीं है, आपका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है कि उसके पीछे का कारण क्या है, राइट। तो सीकिंग टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप अमंग मेजर सोशल फैक्ट, उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता। अगर आपने रिलेशनशिप ढूंढना है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च का पार्ट होगा, ना कि क्वालिटेटिव, बिकॉज आप क्वालिटी को चेक कर रहे हो कि कैसा है, राइट। जैसे आप ऑनेस्टी को यूनिट्स के अंदर नहीं मेजर कर सकते, लॉयल्टी को यूनिट्स के अंदर नहीं कर सकते मेजर, एटीट्यूड को मेजर नहीं कर सकते, तो वो सारा क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट आता है। देन लास्ट क्या है, रिसर्चर बिकम्स इमर्स्ड इन द सिचुएशन प्रेजेंट और पास्ट रिलेटेड टू द फिनोमेना, मतलब जिस फिनोमेना को स्टडी करना है रिसर्च उसके अंदर खुद डूब जाता है और उसको स्टडी करने की कोशिश करता है, राइट। तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और फोर्थ, बट कभी भी क्वालिटेटिव रिसर्च का काम रिलेशनशिप ढूंढना नहीं होता, वो काम क्वांटिटेटिव रिसर्च का होता है, राइट। आज हमने 7 क्वेश्चन को डिस्कस किया, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।